हमारा अध्याय चल रहा है जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि का। इसमें कल हमने देखा है कि जनसंख्या वितरण के बारे में सर्वप्रथम जनगणना है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अगर हम बात करें व्यवस्थित जनगणना की तो वो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। 2015 की जनगणना है वो शुरू से लेकर अगर अब तक हम देखें 2011 की जो जनगणना है वो शुरू से लेकर अब तक अगर हम देखें तो वो 15वीं जनगणना थी। यानी भारत में अब तक है टोटल 15 जनगणना हो चुकी है। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व में जनसंख्या में भारत का दूसरा स्थान है। उसके बाद में हमने देखा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से भी अगर तीनों को मिला दें तो उनसे भी ज्यादा जनसंख्या है वो भारत की। आज हम अध्ययन करेंगे जनसंख्या घनत्व के बारे में। घनत्व शुरुआत से हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग का अर्थ है कि कोई भी जगह है वो 1 किलोमीटर इस तरफ से और 1 किलोमीटर इस तरफ से हो, इसमें जो व्यक्ति निवास करेंगे उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। डेफिनेशन याद रखनी है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। शुरू करते हैं। आज का हमारा पॉइंट है जनसंख्या घनत्व। प्रति इकाई क्षेत्र में जो जनसंख्या निवास करती है उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी एक इकाई क्षेत्र में 1 वर्ग किलोमीटर में जो व्यक्ति निवास करते हैं उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और भारत का अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें 1951 की तो 1951 में भारत का जनसंख्या घनत्व है वो 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यानी कितनी ज्यादा है जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ रही है। 1951 में 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते थे और अगर हम 2011 में देखें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। अगर हम बात करें पिछले 50 वर्षों में तो 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक की वृद्धि हुई है। पिछले 50 वर्षों में जनसंख्या घनत्व में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक की वृद्धि हुई है। भारत के संदर्भ में चल रहा है। भारत में वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें 1951 की तो उस समय 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व था। पिछले 50 वर्षों में देखें तो 200 व्यक्ति से भी अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक वृद्धि हुई है। राज्यों में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का है और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 है सभी राज्यों में। भारत का 382 और भारत में अगर हम देखें कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है तो वो है बिहार का। बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें कम जनसंख्या घनत्व की तो कम जनसंख्या घनत्व राज्यों में वो है आंध्र प्रदेश का। उसका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। हमें याद रखना है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो आंध्र प्रदेश का है। बिहार का जनसंख्या घनत्व है वो 1102 है और आंध्र प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर हम बात करें ये तो राज्यों की थी। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम देखें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है वो दिल्ली का है। दिल्ली में 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। और अगर कम की बात करें तो कम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, जहां 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। हमें याद रखना है अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का है और सबसे कम राज्यों में अगर बात करें तो कम है आंध्र प्रदेश का। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है वो दिल्ली का है और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ज्यादा जनघनत्व वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बिहार है, बिहार का 1102। उसके बाद आता है पश्चिमी बंगाल 1029। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश जिसका जनसंख्या घनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हमें ज्यादा में ये दो याद रखने हैं, बिहार और पश्चिमी बंगाल। बिहार का 1102 है और पश्चिमी बंगाल का 1029 है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की अगर ट्रिक हम देखें तो बीपी का हमें बताएं, पहला हो गया बिहार और दूसरा हो गया पश्चिमी बंगाल। इस तरह से हम
ये याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में बात करें, सबसे ज़्यादा बिहार का है और उसके बाद है पश्चिमी बंगाल का। अगर मध्यम घनत्व वाले राज्यों की हम बात करें तो असम है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, झारखंड है, उड़ीसा है। इन राज्यों का जो जनसंख्या घनत्व है वो मध्यम प्रकार का है, नहीं तो ज्यादा है ना ही कम। ज्यादा वालों में हमें याद रखना है सबसे ज्यादा बिहार, उसके बाद बंगाल और उत्तर प्रदेश का है। मध्यम जनसंख्या घनत्व है असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और उड़ीसा का। अगर हम देखें कायिक घनत्व, कायिक घनत्व कैसे निकाला जाता है तो कायिक घनत्व का सूत्र है कुल जनसंख्या में निव्वल कर्षित क्षेत्र का भाग देने पर जो शेषफल आएगा वो कायिक घनत्व का है। कायिक घनत्व कुल जनसंख्या बटा निव्वल कर्षित क्षेत्र। अब निव्वल कर्षित क्षेत्र किसे कहते हैं? निव्वल कर्षित क्षेत्र वह है जहां पर फसलें बोई जाती है और काट ली जाती है, यानी एक साल में फसलें बोना काटना जिस भूमि पर किया जाता है उसे हम निव्वल कर्षित क्षेत्र कहते हैं। तो कायिक घनत्व है कुल जनसंख्या बटा निव्वल कर्षित क्षेत्र। अगर हम देखें कृषीय घनत्व, कृषीय घनत्व कैसे निकलेगा तो कुल कृषि जनसंख्या, यानी ऐसी जनसंख्या जो कृषि का काम कर रही हो, कुल कृषि जनसंख्या बटा निव्वल कर्षित क्षेत्र, इससे कृषीय घनत्व निकल जाएगा। कृषि जनसंख्या में कौन कौन शामिल होता है? कृषि जनसंख्या में कृषक और कृषि मजदूर तथा उनके परिवार वाले जो मेंबर होते हैं, कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवार वाले जो मेंबर होते हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं कृषि जनसंख्या में। अब अगर हम देखें, यह था हमारा जनसंख्या घनत्व के बारे में। दोबारा देख लें, जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें 1951 की तो 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। पिछले 50 वर्षों में अगर हम देखें तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। राज्य में सबसे ज्यादा बिहार का और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। बिहार का है 1102, अरुणाचल प्रदेश का है 17। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में हम बात करें, सबसे ज्यादा दिल्ली का है 11,297। कम की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है 47। ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो बिहार और पश्चिमी बंगाल, उसके बाद में आएगा उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का, उसके बाद पश्चिम बंगाल का, फिर उत्तर प्रदेश का। मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और उड़ीसा, ये राज्य हैं जहां पर मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। उसके बाद कायिक घनत्व कैसे निकलेगा? कायिक घनत्व निकलेगा कुल जनसंख्या में निव्वल कर्षित क्षेत्र का भाग देने से शेषफल हमारा कायिक घनत्व होगा। अगर कृषीय घनत्व निकालना है तो कुल कृषि जनसंख्या, कृषि करने वाली जनसंख्या में निव्वल कर्षित क्षेत्र का भाग देने पर शेषफल कृषि घनत्व का होगा। अब कृषि जनसंख्या किसे कहते हैं? एक कृषक है, कृषि मजदूर है और उनके जो परिवार वाले मेंबर होते हैं वो मिलकर काम करते हैं, उन सबको हम कृषि जनसंख्या कहते हैं। अब हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि। हमें पता है जनसंख्या वृद्धि दो समय अंतरालों के मध्य होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। पहली बुक में हम ये पढ़ चुके हैं। जैसे भारतीय अगर 2001 में जनसंख्या देखें 102 करोड़ थी और 2011 में बढ़कर 121 करोड़। ये दो समय अंतराल हैं, दो समय बिंदु है और इनके मध्य ये जो परिवर्तन हुआ है उन्हें हम क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन हो, उसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं और इसकी दर को हमेशा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर को हमेशा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है कि कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, कितनी प्रतिशत कमी हुई। अगर हम देखें जनसंख्या वृद्धि के घटक, तो जनसंख्या वृद्धि के दो घटक होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक घटक और एक होता है अभिप्रेरित घटक। ये है जनसंख्या वृद्धि के घटक। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक हैं, एक है प्राकृतिक और दूसरा है अभिप्रेरित। अब हम देखें प्राकृतिक घटक किसे कहते हैं? इसका विश्लेषण अशोधित जन्म और मृत्यु दर से निर्धारित किया जाता है। प्राकृतिक, प्रकृति द्वारा जन्म और प्रकृति के द्वारा ही आदमी की मृत्यु होता है। जन्म माइनस मृत्यु, तो वो होगी प्राकृतिक घटक।
जनसंख्या वृद्धि के दो घटक हैं, एक प्राकृतिक है और एक अभिप्रेरित है। प्राकृतिक का विश्लेषण है वो अशोधित जन्म दर यानी जन्म माइनस मृत्यु से निर्धारित किया जाता है, और अभिप्रेरित से किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचलन की प्रबलता द्वारा स्पष्ट किया जाता है, यानी प्रवास के द्वारा कितने लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ से कितने लोग गए हैं, इसके द्वारा अभिप्रेरित घटक का विश्लेषण किया जाता है। याद रखना है जनसंख्या वृद्धि के दो घटक होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक यानी जन्म माइनस मृत्यु, जन्म कितने लोगों ने कितने बच्चों ने जन्म लिया है उनमें से मरने वालों की संख्या घटाने पे जो शेष पर रहेगा वो हमारी प्राकृतिक वृद्धि रहेगी। और अभिप्रेरित मतलब यहाँ पर निवास करने के लिए आए कितने और यहाँ से निवास दूसरे देशों में या दूसरे गांव में गए कितने हैं, तो वो वो विश्लेषण है वो अभिप्रेरित घटक का होगा। अगर हम बात करें भारत की दशकीय वृद्धि दर की, तो भारत की दशकीय वृद्धि दर 1911 में 5.75 था, 5.75% थी। कब? 1911 में। और 1921 में ये ऋणात्मक रही थी, उस समय महामारियां विश्व युद्ध के कारण है, 1921 में ऋणात्मक रही थी, -0.3% है वो जनसंख्या वृद्धि है, ऋणात्मक रही थी। अगर हम बात करें 1971 की, तो अब तक की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो 1971 में दर्ज की गई थी, वो थी 24.80। सबसे कम कब हुई थी? 1921 में, जो ऋणात्मक रही थी -0.3%, और सबसे ज्यादा रही थी 1971 में जो रही थी 24.80। अगर हम 2011 की बात करें तो वर्तमान में वृद्धि दर है वो 17.64 है। भारत की 10 की वृद्धि दर 17.64 है 2011 में। 1911 में 5.75। अगर 1921 की बात करें उस समय ऋणात्मक रही थी 0.31%। 1971 में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर अंकित की गई 24.80 और 2011 में 17.64। जनसंख्या वृद्धि दो समय अंतरालों में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि को हमेशा प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है। इसके दो घटक होते हैं, एक प्राकृतिक होता है और एक अभिप्रेरित होता है। प्राकृतिक जन्म माइनस मृत्यु, और अभिप्रेरित यहाँ पर आए कितने माइनस यहाँ से गए कितने। और उसके बाद में अगर हम देखें भारत की 10 की वृद्धि दर 1911 में 5.75 थी, 1921 में माइनस में 0.31%, 1971 में अब तक की सर्वाधिक है 24.80 और 2011 में है 17.64। ये था हमारा वृद्धि दर के बारे में। आगे हम इनकी प्रावस्थाओं के बारे में अध्ययन करें। अब हम देखेंगे वृद्धि की प्रावस्था। वृद्धि की 4 प्रावस्था है, अलग अलग सन में वृद्धि की अवस्थाओं को विभाजित किया गया है। अगर हम बात करें वृद्धि की प्रथम अवस्था के बारे में, 1901 से 21 तक वृद्धि की प्रथम अवस्था है। 1921 से 1951 तक वृद्धि की द्वितीय अवस्था है। 1951 से 1981 तक वृद्धि की तीसरी अवस्था है और 1981 से वर्तमान तक वृद्धि की चौथी अवस्था है। वृद्धि को 4 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहली अवस्था की अगर हम बात करें 1901 से 1921 तक, दूसरी 1921 से 51 तक, तीसरी 1951 से 1981 तक, चौथी 1981 से वर्तमान तक। ये 4 अवस्थाएं हैं। हम चारों अवस्थाओं का अलग अलग अध्ययन करेंगे। पहली वृद्धि की अवस्था अगर हम देखें तो 1901 से लेकर 1921 तक, इसे रुद्ध या स्थिर परावस्था कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या ना तो बढ़ रही थी और ना ही कम हो रही थी, तो इसे रुद्ध या स्थिर परावस्था कहते हैं। इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत ही निम्न थी। वृद्धि दर है शुरुआत में वृद्धि दर अत्यंत ही निम्न थी। 1911 से 21 तक की वृद्धि ऋणात्मक दर्ज की गई। थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है कि 1921 की जो वृद्धि दर थी वो -0.31% ऋणात्मक दर्ज की गई। तो इस अवस्था में वृद्धि दर है वो ज्यादा नहीं बढ़ी, यानी अत्यंत ही निम्न थी। उसका रीजन क्या है कि 1911 से 21 तक की वृद्धि है वो ऋणात्मक दर्ज की गई थी। जन्म दर व मृत्यु दर दोनों उच्च थे, 100, 200, 500, यानी जितने जन्म लेने वाले बच्चे थे उतनी ही ज्यादा मृत्यु दर थी। उच्च जन्म दर थी और उच्च मृत्यु दर। हमें याद रखना है कि वृद्धि की प्रथम प्रावस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थी। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थी।
इसलिए जितने जन्मे उतने ही मर गए। तो इसमें वृद्धि दर है वो बहुत ही निम्न थी। इसमें निम्न स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य सेवाओं का भी अभाव था, चिकित्सा सेवा का अभाव था, निरक्षरता थी यानी लोगों के पास शिक्षा नहीं थी, भोजन की भी कमी थी। ये सभी कारक हैं जो जन्म दर और उच्च मृत्यु दर के लिए उत्तरदायी थे। यानी उस समय स्वास्थ्य और चिकित्सा का अभाव था, साक्षरता का अभाव था, भोजन की कमी थी। इन सभी कारणों के कारण उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर लगातार बनी रही। ये सभी कारक है वो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर के लिए उत्तरदायी थे। प्रथम प्रावस्था 1901 से 1921 तक, इसे रुद्ध या स्थिर प्रावस्था कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जन्म दर या वृद्धि दर है वो बहुत ही कम गति से बढ़ रही थी, बहुत ही निम्न थी। अब निम्न क्यों? क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही इसमें क्या थे? उच्च थे। जितने ज्यादा जन्म लेने वाले थे और मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या भी उतनी ही ज्यादा थी, दोनों ही उच्च थे इसमें। अब ये होने का क्या कारण था? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होने का कारण क्या था? कि स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा का अभाव था, लोगों के पास साक्षरता नहीं थी, भोजन की कमी थी। इन सभी कारणों के कारण उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दरें लगातार बनी रही। दूसरी परावस्था थी 1921 से लेकर 51 तक, इसे भी स्थिर वृद्धि की अवधि कहते हैं। प्रथम परावस्था को भी रुद्ध या स्थिर वृद्धि की अवधि कहते हैं और द्वितीय परावस्था को भी स्थिर वृद्धि की अवधि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा जैसी सेवाओं में सुधार किया गया, साथ ही साथ बेहतर परिवहन और संचार तंत्र से वितरण प्रणाली में भी सुधार हुआ। इसमें स्वास्थ्य, चिकित्सा और संचार सुविधा में भी सुधार हुआ। इस अवस्था की अगर हम बात करें वो थी 1951 से 81 तक। इस अवस्था में क्या हुआ कि इस प्रावस्था को भारत में जनसंख्या विस्फोट की प्रावस्था कहते हैं। यानी तीसरी जो प्रावस्था थी उसमें भारत में जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत ही तेज गति से हुई, इसे जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहते हैं। ये देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास। अब जनसंख्या विस्फोट हुआ किस कारण से? क्योंकि इस समय मृत्यु दर है वो बहुत ही कम हो गई थी, मृत्यु दर में तीव्र ह्रास हुआ और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर है वो ज्यादा थी, जन्म दर ज्यादा थी और मृत्यु दर कम थी, जिसके कारण क्या हुआ? जनसंख्या में आकस्मिक बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी हुई। इसलिए इस अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहते हैं। औसत वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो 2.2% से भी अधिक तक उच्च बनी रही इस अवधि में। अब जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या कारण थे कि इसमें विकासात्मक कार्य है वो किए गए, अर्थव्यवस्था है वो सुधरने लगी, जिससे अधिकांश लोगों के जीवन की दशाओं में सुधार हुआ। विकासात्मक कार्य किए गए, अर्थव्यवस्था सुधरने लगी, जिससे बहुत सारे लोगों के जीवन दशाओं में सुधार हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि जनसंख्या विस्फोट हुई। परिणाम स्वरूप जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि है वो उच्च रही तथा वृद्धि दर भी उच्चतर बनी रही। आगे हम देखें, तिब्बत, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने भी इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर को बहुत ही तेज गति से बढ़ाया। जनसंख्या की तीसरी परावस्था 1951 से 1981 तक, इसे भारत की जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय क्या हुआ? मृत्यु दर में बहुत ही ज्यादा कमी हुई और जन्म दर है वो उच्च बनी रही। औसत वार्षिक वृद्धि दर अगर हम देखें 2.2 से उच्च बनी रही। इस समय विकासात्मक कार्य किए गए, अर्थव्यवस्था में सुधरने लगी तथा लोगों के जीवन में बहुत ही जीवन की जो दशाएं थी उनमें बहुत ज्यादा सुधार हुआ, जिसके कारण क्या है? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर है उच्च तथा वृद्धि दर को उच्चतम बनी रही। बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत, पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने भी यहाँ इस समय वो वृद्धि दर है बहुत ही तेज गति से बढ़ाया। अगर हम बात करें प्रावस्था 4 के बारे में तो 1981 से वर्तमान तक की जो अवस्था चल रही है वो वृद्धि दर की चौथी अवस्था चल रही है। इसमें क्या हुआ कि देश की जनसंख्या वृद्धि दर शुरू में अगर हम देखें इसका प्रभाव इसमें भी हुआ। शुरुआत में इसी की तरह ये भी उच्च बनी रही, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ घटने लगी। देश की जनसंख्या वृद्धि दर शुरू में उच्च तथा धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी। क्यों घटने लगी? इस समय ऐसा क्या हुआ जिससे वृद्धि दर है वो धीरे धीरे घटने लगी? इस समय सबसे बड़ा रीजन है, एक तो विवाह की उम्र में इजाफा कर दिया गया, विवाह की उम्र को बढ़ा दिया गया। दूसरी है स्त्री शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि वृद्धि दर धीरे धीरे कम होती गई। चौथी अवस्था में 1981 से वर्तमान तक
इस समय क्या है कि शुरुआत में अगर हम देखें वृद्धि दर है वो उच्च थी, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी। क्यों घटने लगी? क्योंकि इस समय विवाह की उम्र को बढ़ा दिया गया और स्त्री शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया। अगर हम वर्तमान की बात करें तो देश में जनसंख्या वृद्धि अभी भी उच्च है। 2025 तक अगर हम देखें तो हमारे भारत की जनसंख्या 135 करोड़ के लगभग हो जाएगी। ये थी जनसंख्या की चारों प्रावस्था। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा और आगे वाला पॉइंट है वो कल हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।